वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग स्टिचियोमेट्री सीखेंगे, जिसमें हम लोग गैलिलियो लॉ, एवोगाड्रो नंबर और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मोल मॉलिक्यूल्स वगैरह सीखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैलिलियो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स मोल कॉन्सेप्ट। गैलिलियो लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। जैसे कि आपको पता है कि गैलिलियो लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यह लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्हेन गैसेस कॉम्बाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि यह कहता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है ना, जब टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि टी और वी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेगा, तब आपका जो गैस होगा वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो होगा। यानी कि व्हेन गैस कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम का सिंपल रेशियो में आपका होगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि अगर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कॉम्बाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, है ना। यानी कि अगर 100 ml आपका हाइड्रोजन कॉम्बाइन करता है 50 ml ऑक्सीजन के साथ, तो वह 100 ml आपको वाटर वेपर देता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर हम लोगों को मिल रहा है 100 ml। ठीक है, तो रिएक्शन के अनुसार देखते हैं। जैसे कि हम लोग H2 लिए हैं, वो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है। ये H2 आपका देख रहे हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। O2 आपका 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोगों का 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका बन रहा है ना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कॉम्बाइंस टुगेदर, यानी कि 100 ml और 50 ml, तो बी एस इज सिंपल रेशियो ऑफ 2:1। कहने का मतलब है, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे कि आपका ये पानी बना है, यानी कि आप इसको अगर इस तरीके से देखते हैं, अगर आप लिखते हैं H2 + O2 गिव्स H2O, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या किए हैं, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, और इस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 लगा देते हैं। तो यहाँ हम लोग इस रिएक्शन से समझते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ H2 लिए हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 1 + 1 2, और 1 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन गैस लिए हैं, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं। तो 2 वॉल्यूम का वाटर बन रहा है या वाटर वेपर बन रहा है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो वो रेशियो क्या है, किस तरीके से वो रेशियो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि द वॉल्यूम ऑफ, जैसे कि आप लिए हैं, क्या लिए हैं रेशियो, 2:1। यानी कि हाइड्रोजन का आप लिए हैं 2 और ऑक्सीजन गैस का 1। तो इसी सिंपल रेशियो को गैलिलियो लॉ समझाता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी, आइए थोड़ा सा स्पीड में देख लेते हैं, क्योंकि आप पहले पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन्स का कहना था कि एटम जो है इनडिविजिबल होता है ना, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी देखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ये किसने कहा, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार। ऑल द एटम्स of a given element have identical physical and chemical properties. Atom of different elements differ in their properties. यानी कि आप कहना है कि हर एटम का जो एलिमेंट्स है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अपना अपना आइडेंटिकल होता है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स है और उसका एटम्स जो है, अगर सेम एटम है, जैसे कि सोडियम एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, तो इसका जितना भी सोडियम एलिमेंट्स होगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। लेकिन सोडियम के साथ अगर क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो सोडियम से डिफरेंट होगा। यही इसका कहना है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल और होल नंबर रेशियो। तो कंपाउंड का निर्माण कब होता है, जैसे कि हम लोग प्योर सब्सटेंस कंपाउंड में देख चुके हैं कि वो दो से अधिक एटम्स में मिलकर आपका कंपाउंड्स बनता है। तो ये सब जो है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स बट एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है कि एटम्स का अरेंजमेंट होता है, अटैचमेंट होता है, और आपका वो अटैच होता है और डिस्टैच होता है। लेकिन जो एटम्स है वो उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखे हैं। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या होता है वो देखेंगे। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कि एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वो किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 आइसोटोप का। यानी कि जितना कार्बन 12 आइसोटोप का आपका मास होता है तो वही हम लोग एटॉमिक मास मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वन एटम, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, खैर हम लोग जो आपको मैंने बता दिया है कि एलिमेंट हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन, जो 12 स्टेप आपका आइसोटोप का होगा तो उसके हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU कहेंगे, है ना, 1/12 को। तो 1 AMU क्या हो जाता है आपका 1.66 इंटू 10⁻12 -24 ग्राम। तो ये आप याद रखिएगा, 1 AMU का रिलेशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये पूछा जाता है, तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। तो नाउअडेज AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास, है ना। तो आप देखिएगा कभी कभी लिखा हुआ है 23U, तो U का मतलब AMU ही होता है, यानी कि यूनिफाइड मास, तो हम लोग दूसरा नेम हो जाता है इसका। तो एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन एटम इज 1.008 टाइम्स हेवियर देन AMU। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा 1.008। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, क्लोरीन का वो 35.5 होता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद एटॉमिक मास मिलता है, लेकिन 0.5 में कैसे आ रहा है, तो वो एवरेज एटॉमिक मास के कारण आता है। तो आइए देखते हैं, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि एलिमेंट का आइसोटोप के कारण उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा आप देखिएगा, तो वो सम अप होता है आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज रिलेटिव एबंडेंस, यानी कि वो कितना रिलेटिव एबंडेंस है उसका इस इन्वायरमेंट में, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से, तो जो भी आता है वो हो जाता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। तो आपका ये आइसोटोप, रिलेटिव एबंडेंस और एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि आप देखिएगा 12 कार्बन का, यानी कि 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन का जो रिलेटिव एबंडेंस है वो 98.892 है, और एटॉमिक मास उसका 12 होता है। 13 कार्बन का क्या होता है रिलेटिव एबंडेंस 1.108, बहुत कम है, और उसका एटॉमिक मास क्या लिए हम लोग 13.00, यानी कि 13 ही लिए हैं। उसके बाद 14 कार्बन का, यानी 14 कार्बन जो आइसोटोप होता है उसका रिलेटिव एबंडेंस कितना होता है 2 इंटू 10⁻10, यानी बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन होता तो है। तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 14.00, यानी कि 14 के लगभग। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो जो फॉर्मूला अभी हम लोग ने देखा था समेशन ऑफ और इंटू एबंडेंस वाला, तो समेशन ऑफ रिलेटिव एबंडेंस इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, तो उस पर हम लोग ये वैल्यू रखकर हम लोग देखेंगे। तो आइए उस फॉर्मूला पर जब हम लोग रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से, है ना। तो रिलेटिव एबंडेंस आप देखिएगा 12 कार्बन का 98.92 प्लस 12U, ये वाला, उसके बाद 13 कार्बन का 1.108 13, तो यहाँ देखिएगा इस तरीके से, उसके बाद 2 इंटू 10⁻10 और 14 इंटू 00317, तो यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.011U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपका रिलेटेड है एवोगाड्रो नंबर से। आइए देखते हैं क्या है। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। मोल कॉन्सेप्ट यानी कि 1 मोल जो होता है, यानी कि 1 मोल जिसको N से हम लोग डिनोट करते हैं, वो आपका बराबर होता है 6.022 × 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये वैल्यू याद रखिएगा कि एवोगाड्रो नंबर बहुत बार पूछा गया है, तो 6.022 × 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या हुआ 1 मोल में क्या हो सकता है 6.022 × 10⁻23 एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है, जिस भी तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं, है ना।
ये क्या चीज़ है, ये उसी तरीके से है जैसे कि ये मापन है, यानी कि 1 डजन में आप जैसे बोलते हैं तो 12 होता है, 1 ग्रॉस में आपका 144 होता है। तो उसी तरीके से आप 1 मोल में अगर एटम बोल रहे हैं तो कितना एटम होगा 1 मोल में, 6.022 न्यूटन टू पावर 23। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.022 न्यूटन टू पावर 23। इस तरीके से मापन है वो। तो देखिएगा जो 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 6.022 टेन टू पावर 23 एटम मॉलिक्यूल या आयन। अगर 2 मोल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू में इंटू 2 कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा 12.044 इंटू 10 टू पावर 23। आइए देखते हैं आगे। अगर 0.5 मोल्स है तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 3.011 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग क्या देखते हैं कि मास का रिलेशन देखते हैं, यानी कि मोल एंड मास रिलेशनशिप क्या होता है। तो मोल और मास का ये इस जो न्यूमेरिकल है आप इसे गौर से देखिएगा, ठीक है, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। चलिए अब देखिएगा 1 मोल यानी कि मास और एटम और मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे। एटम का देखते हैं, कार्बन एटम की बात करते हैं तो उसका जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा, सोडियम का 23 ग्राम होता है। लेकिन मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो CO2 का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है और एमोनिया का 17 ग्राम होता है। तो आइए इसे मोल से हम लोग रिलेशन करते हैं, यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे 24 ग्राम ऑफ एटम तो वो कितना मोल हो जाएगा, आपका 2 मोल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि 12 ग्राम अगर कार्बन एटम लेते हैं तो वो 1 मोल होता है ना। यहाँ देखिएगा रिलेशन, 12 ग्राम अगर कार्बन एटम लेते हैं तो वो 1 मोल होता है। उसी तरीके से अगर 23 ग्राम सोडियम एटम लेंगे तब वो 1 मोल होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेने पर वो 1 मोल होगा। उसी तरीके से NH3 यानी कि 17 ग्राम अगर हम लोग एमोनिया ले रहे हैं तब वो 1 मोल होगा। अगर इसमें हम लोग छेड़छाड़ करते हैं यानी कि 24 ग्राम अगर बोलेंगे तो वो 2 मोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 ग्राम का 1 मोल होता है। तो ये न्यूटनी मेथड या एकांकी मेथड से हम लोग बना सकते हैं। अगर 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम बोल रहा है तो वो आधा मोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 23 ग्राम का 1 मोल होता है। एकांकी मेथड से निकाल सकते हैं। 44 ग्राम का 1 मोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 88 ग्राम का क्या हो जाएगा, 2 मोल। 17 ग्राम का एमोनिया जो है आपका 1 मोल होता है, तो 34 ग्राम का एमोनिया कितना हो जाएगा, 2 मोल। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट सवाल भी आपका एग्जाम में आता है, तो आप इस तरीके से उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, तो इसे आप एक बार फिर से ज़रूर देखें। तो आइए तो कुछ हम लोग देखते हैं आपका वॉल्यूम से रिलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। STP NTP हम लोग इससे सीखेंगे। चलिए, तो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोल एंड वॉल्यूम रिलेशंस। तो 1 मोल जो होता है वो क्या होगा आपका, अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो 22.4 DM³ यानी कि लीटर ऑफ गैस एट STP या NTP, है ना। तो क्या कहा है हमने कि 1 मोल अगर कोई गैस लेते हैं तो उसका वजन क्या होगा, 22.4 लीटर या DM³ एट STP NTP। बोलने का मतलब ही है कि अगर आप 1 मोल कोई भी गैस ले रहे हैं तो उस गैस का कितना वजन होगा, वो वजन नहीं सॉरी आयतन या वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो देखते हैं STP NTP क्या है। तो STP आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और NTP क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक ही बात है दोनों। तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, वो स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर क्या लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। प्रेशर लेते हैं हम लोग 1 ATM 76 cm ऑफ Hg या 760 mm ऑफ Hg या 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब प्रेशर का यूनिट है और ऊपर जो देख रहे हैं वो टेम्परेचर का यूनिट है। कहने का मतलब है अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है आपका 1 मोल लिए हैं, है ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिए हैं, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर आपका 1 ATM है, तब आपका कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। यही कहने का मतलब है। यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस आपका 22.4 लीटर कब होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर होगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना आपका हो जाएगा, 22.4 DM³। अगर 3 मोल नाइट्रोजन गैस अगर बोला जाए तब क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा 67.2 DM³। इसी तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल का 22.4, 3 मोल का 3 इंटू 22.4। अगर आपको 0.5 एमोनिया गैस बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, 22.4 का आधा, क्योंकि यहाँ पर मोल आपका आधा हो रहा है 0.5, तो हो जाएगा 11.2 DM³। तो ये हुआ वॉल्यूम रिलेशनशिप। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं।
यानी कि एक शॉर्ट फ्लो चार्ट टाइप का बना लेते हैं कि वो नंबर, मास और वॉल्यूम में किस तरीके से रिलेशन होता है, ताकि हम लोगों को याद रहे। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं, एक रिकैप देख लेते हैं। 1 मोल अगर हम लोग को बोला जा रहा है, तो अगर नंबर की बात करेंगे तो नंबर हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से। ठीक है। अगर मास की बात करते हैं तो अगर एटम की बात करेंगे तो कार्बन का जितना आपका मास होता है, कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो 12 ग्राम का आपका 1 मोल होता है ना। और सोडियम की बात कर रहे हैं तो 23 ग्राम का 1 मोल होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम का आपका 1 मोल होता है। अमोनिया की बात कर रहे हैं तो 17 ग्राम का 1 मोल होता है। अगर मान लीजिए पानी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पानी का आप देखिएगा जो मास होता है, मॉलिकुलर मास, वो 18 होता है, यानी कि 18 ग्राम पानी का 1 मोल होता है। ठीक है। तो आप बहुत सारा कंपाउंड का आप घर में अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉल्यूम का अगर देखिएगा तो वॉल्यूम का जो भी गैस होता है, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पर अगर हम लोग देखते हैं तो वो 22.4 dm³ आपका ये वॉल्यूम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका इंटर कन्वर्सन। तो इंटर कन्वर्सन हम लोग नंबर और मोल्स में कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस वाले चार्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको फिर आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि रेड वाला देखते हैं ना, ग्रीन वाला अभी नहीं देखिएगा, तो रेड वाला देखिएगा आप, ऊपर वाला, कि अगर मोल से नंबर को करते हैं तो क्या करना होगा, मोल से वॉल्यूम को करते हैं तो क्या करना होगा, मोल से अगर हम लोग मास कर रहे हैं तो क्या करना होगा। अगर मोल से नंबर को बताना है, यानी कि आपको दिया हुआ है कि 5 मोल का बताइए कितना नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन होगा, है ना। अभी इसकी बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 गुना Na, और Na आपको क्या बताया गया, 6.022 × 10⁻23। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम आप बताइए, यानी कि आपसे पूछा जाएगा 2.5 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो आप क्या करिएगा, 2.5 × 22.4 लीटर कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि मोल के बारे में बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि 3 मोल में कितना आपका एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट होगा, तो आप क्या करिएगा, 3, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कितना, यानी कि 3 मोल में आपका कितना मास होगा, तो क्या करेंगे, अगर एटॉमिक वेट पूछ रहा है तो एटॉमिक वेट हम लोग गुना कर देंगे, और मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है तो मॉलिकुलर वेट गुना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के बारे में पूछ रहा है तो 12 गुना कर देंगे, अगर पानी के बारे में पूछ रहा है तो 18 गुना कर देंगे, इसी तरीके से। ठीक है। तो ये आपका इंटर कन्वर्सन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मास दिया हुआ है, यानी कि एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है तो मोल कैसे ज्ञात करें, नंबर अगर दिया हुआ है तो मोल कैसे ज्ञात करें, यानी कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल कैसे ज्ञात करें। ठीक है। तो अब ग्रीन वाला हम लोग देखेंगे, जो हरा रंग का एरो आपको दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो अगर आपको नंबर दिया हुआ है और बोला जाए कि मोल बताइए कितना होगा, तो क्या करिएगा, हम लोग जैसे कि अगर दिया हुआ है नंबर, मान लीजिए आपका दिया हुआ है 12 × 10⁻4 आपका एटम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है या आयन दिया हुआ है ना, या इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, बोला जाएगा कि हाँ इतना आपका आयन है, तो बताइए कितना मोल है इसमें, तो क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6.022 × 10⁻23 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर कैसे पता चलेगा, यानी 0.22 मान लीजिए अप्रॉक्स में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 6, तो ऐसे काट देंगे, 6 दूनी 12, यानी 6 2 12, और 10⁻23 है, और यहाँ पर मान लीजिए आपको 10⁻24 था क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, ये आपका कट जाएगा 24 और एक 10 बच जाएगा, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 20 मोल आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट अगर आपका दिया हुआ है कि आपका बोला जाएगा कि मास आपका दिया हुआ है ना, अगर बोलेगा कि आप इसका मोल ज्ञात करें, तो मास जैसे कि आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। अब बोला जाएगा मोल ज्ञात करें, तो आपको क्या करिएगा, अगर आपका देखिए वाटर क्या है, ये कंपाउंड है ना, तो मोलिकुलर वेट आपको इससे डिवाइड करना होगा। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है, 18 है ना। H2O का देख लीजिए, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन है, तो आपका 2 + 16 यानी कि 18 होता है। तो 36 / 18, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर में, बार बार आपका ये जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 36 ग्राम वाटर में 2 मोल आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये तो मॉलिकुलर वेट से डिवाइड किए। अगर आपको एटॉमिक वेट दिया हुआ है, यानी कि 46 ग्राम अगर आपका सोडियम दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि एटॉमिक वेट इसका मोल बताइए, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23, तो यहाँ कर देंगे 23, डिवाइड कर देंगे, तो 23 दूना 46, तो 2 मोल आपको सोडियम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए तो वॉल्यूम भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको पूछा जा रहा है, यानी कि मोल्स अगर पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपको पूछा जा रहा है
कि बताइए कि 44.8 लीटर में कितना मोल है। यानी कि मान लीजिए ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है आपको 44.8 लीटर, तो क्या करिएगा, इसको डिवाइड कर दिएगा 22.4 लीटर से। तो आइए डिवाइड कर देते हैं। 22.4 लीटर से डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलता है ये 2 टाइम्स में लगभग आपका कट जाता है ना। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 मोल। तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो ये दोनों जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो किस्सा है, यानी कि इंटर कन्वर्सन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, इसे आप याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग आपका देखेंगे जो आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मोल्स के बराबर, यानी कि इसका एक सिनॉप्सिस, यानी कि हम थोड़ा सा समरी कर लेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। तो ये भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक शॉर्ट, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फॉर्मूला मास मेन टॉपिक रहेगा हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये छोटी से टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।